आज चर्चा बैंकों के इतिहास की। मैं हूं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अभिवादन स्वीकार करिए। भारत में बैंकों का विकास अंग्रेजी सत्ता के आगमन के साथ हुआ, जिसे आप आधुनिक पैटर्न के बैंक कह सकते हो। सबसे पहले अंग्रेजों के संरक्षण में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। यही भारत का पहला बैंक था। इसके बाद भारतीयों और विदेशियों के पूंजी से बना हुआ बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, लेकिन जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला बैंक था वह था पीएनबी। अंग्रेजों ने जैसे जैसे अपनी सत्ता भारत में स्थापित की, वैसे वैसे उन्होंने अपनी 3 प्रेसिडेंसियां भारत में निर्मित की। एक कलकत्ता में, एक बंबई में और एक मद्रास में। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में उन्होंने 3 बैंकों की स्थापना की, जिन्हें आप कह सकते हो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक ही मुद्रा छापने का काम करते थे, मुद्रा के सर्कुलेशन का भी काम करते थे। यानी एक तरह से मॉनिटरी पॉलिसी बनाने का दायित्व भी इन्हीं पर था, मुद्रा के सर्कुलेशन का दायित्व भी इन्हीं पर था, करेंसी नोट जारी करने का दायित्व भी इन्हीं पर था। धीरे धीरे विकास होता गया। सरकार ने भी करेंसी एक्ट जारी करके मुद्रा छापने का कार्य शुरू किया। 1921 तक आते आते इस बात का अनुभव सरकार करने लगी थी कि क्यों न इन तीनों बैंकों को मिला करके एक बैंक बना दिया जाए, जिससे मॉनिटरी पॉलिसी को मेंटेन करना आसान होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों मर्ज कर दिए गए और एक नए बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद भी रुपए को मैनेज करना बड़ा कठिन सा लग रहा था। मॉनिटरी पॉलिसी बना करके रुपए को मॉनिटर करना एक कठिन सा विषय बन गया था, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सही उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी थीसिस सबमिट की, जिसकी बेसिक थीम थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उससे प्रेरणा लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और उस इंक्वायरी कमीशन ने रेकमेंड किया कि एक सेंट्रल बैंक बनाने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिल्सटन यंग कमेटी बनाई गई और उससे पूछा गया कि आखिर क्या इस प्रकार के किसी बैंक की आवश्यकता है। उसने भी रिकमेंडेशन ऐसे ही दिया। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया, यानी आरबीआई एक्ट 1934 अस्तित्व में आया। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना शुरू की और यह आरबीआई लगातार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी करेंसी के सर्कुलेशन की जिम्मेदारी को निभाते गई। बर्मा के भी सेंट्रल बैंक के रूप में यह 1942 तक काम करती रही, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया
और देश के आजाद हो जाने के कारण पाकिस्तान अब अलग हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। इसीलिए आरबीआई 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम करती रही। लेकिन 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और देश को समर्पित कर दिया। अब भारत के मॉनेटरी पॉलिसी को संचालित करने की जिम्मेदारी आरबीआई पर आ गई। समय बीतने के साथ भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी नोट छापने की जिम्मेदारी आरबीआई को दे दी और इधर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्शियली नेशनलाइज करके एसबीआई का निर्माण किया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और कुछ प्राइवेट बैंकों को भी पार्शियली नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दिया गया, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह कहा गया। आगे चल करके जब बात 1969 की आई तो 1969 में इंदिरा जी की सरकार ने 14 बड़े बैंकों का भी नेशनलाइजेशन कर दिया। 1980 में 6 और बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और इस प्रकार से नेशनलाइजेशन की परंपरा शुरू हुई। इंदिरा जी का प्रयास ये था कि बैंक केवल बड़े बड़े लोगों को ही लोन ना दे, बल्कि बैंक समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों, किसानों को लोन देना शुरू करें, जिससे कि किसान अपनी खेती में अधिक इन्वेस्टमेंट कर सके। अधिक इन्वेस्टमेंट करता तो उत्पादन बढ़ता और उत्पादन बढ़ता तो देश का विकास होता। इसी परिप्रेक्ष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन 1991 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो एक बार फिर से पैटर्न बदला और फिर हम बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। प्राइवेट बैंकों को हमने मान्यता देनी शुरू कर दी। हमने कोऑपरेटिव बैंकों को भी अब आरबीआई के दायरे में लाने का प्रयास करना शुरू किया और इसी कड़ी में अब कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड ना हो, केवल कोऑपरेटिव बैंकों को छोड़ करके। कुछ ही बैंक ऐसे हैं जो बचे हैं। इधर भारत सरकार ने बहुत सारे बैंकों को और मर्ज करना शुरू कर दिया है। इससे बैंकों की पूंजी बढ़ती, उनके लोन देने की क्षमता बढ़ती और उनके घाटे की संभावना कम होती, उनके खर्चे कम होते। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब मोदी सरकार ने बहुत सारे बैंकों को एक में मिलाने का कार्य किया। बच्चों, इस एपिसोड में बस इतना ही। इसके बाद फिर नई टॉपिक के साथ हम किसी नए एपिसोड में फिर प्रस्तुत होंगे। ऑल द बेस्ट।